हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे का वीडियोस तो आप सभी जाकर हमारे प्लेलिस्ट में, जी बिल्कुल, आप सभी जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप हमारे वीडियो को क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वहाँ पर जाइए, हमारा वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आज आप देखेंगे क्या कि हिंदी की जो है, यहाँ पर जो हिंदी का जो चैप्टर है उसमें जो हम आप लोग के बीच लेकर आ रहे हैं, गद्य खंड का थर्ड चैप्टर लेकर आ रहे हैं, भारत से हम क्या सीखे। जी बिल्कुल, इसी चैप्टर के बारे में जानकारी लेंगे कि भारत से हमने क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। तो भैया इसके लेखक है फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर देखते हैं कि भारत से हमने क्या सीखा, इसके बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की दौड़ में। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की दौड़ में सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप देख पाइएगा क्या सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। जी बिल्कुल, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्या है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा, पूछेगा क्या कि सोने के सिक्के से भरा घड़ा। जी बिल्कुल, सोने के सिक्के से भरा घड़ा को क्या नाम था, तो दारिश। ठीक है, ये हो गया। अब किसको मिला था भैया घड़ा, या और किससे सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो पहला यहाँ पर देखिए हेक है, हकर्स है, वारेन हेस्टिंग्स है, और क्या है यहाँ पर है, विलियम जोन्स है। तो राइट ऑप्शन जो आपका हो जाने वाला है वो हो जाएगा आपका क्या, वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ के राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि भारत कहाँ बसता है। जी बिल्कुल, आप लोग का ये क्वेश्चन तो हम दीपावली के शुभ अवसर पे ही आप लोग का ये क्वेश्चन हम स्पष्ट करा दिए हुए थे, जब हम अपने ब्लॉग में बोले हुए थे, क्या दिखाए हुए थे हम अपने आसपास के जो नजरिया था वो कैसा था, लाइट्स वाइट्स का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या भारत कहाँ बसता है। इसका उसी वीडियो में हम जवाब दे दिए हुए थे, गाँव में भारत बसता है। भारत कहाँ बसता है भैया, भारत बसता है गाँव में। ठीक है, तो भारत कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। ऐसे तो दिया रहेगा दिल्ली के पास, शहरों में, लोगों के मन में। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना उन बातों पे। भारत को सिर्फ और सिर्फ कहाँ बसता है, गांव में बसता है। किस लिए बसता है, क्योंकि गांव में क्या होती है, कृषि होती है। क्या होती है, गांव में जो होती है वो होती है कृषि। ठीक है, कृषि यहाँ पे होती है, इसलिए गांव में क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ से कृषि नहीं होगा तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो क्या होगा भैया, हम लोग भूखे मर जाएंगे। चलिए आगे देखते क्या कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। तो इसी पाठ के रचयिता है भैया, किसने, भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ का रचयिता कौन है, फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर इसी पाठ के रचयिता है। इनके बारे में अगर आप पढ़िएगा इस चैप्टर में तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है, क्योंकि मजा, ये सुन रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड होता है। अगर आपको पढ़ाई में आने लगे तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। ये महाराज जो थे फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर जो थे, विवेकानंद जी से भी एक उपाधि प्राप्त करके आए थे। उन्होंने, विवेकानंद जी ने भी इन्हें एक बात कही थी, वेदांतियों का वेदांती इन्हें कौन ने कहा था, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था भैया, फ्रेडरिक मैक्स मूलर को वो कहा था विवेकानंद जी ने। किसने कहा था, विवेकानंद जी ने फ्रेडरिक मैक्स मूलर को क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांती कहा था। चलिए तो देख लिए हम लोग तीसरा का। चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है। फिर वही ऑप्शन है, भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, अमरकांत, बिरजू महाराज। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, तो राइट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, मैक्स मूलर साहब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैक्स मूलर साहब ही हो जाएंगे यहाँ के भारत से हम क्या सीखे के लेखक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। जी बिल्कुल, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, यह है पटना में, जर्मनी में, दिल्ली में, छपरा में। तो पटना में जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, छपरा में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर जो आप लोगों को बीच आ जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी में। क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, सॉरी, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और इससे पहले जो थे नलिनी लोचन शर्मा, उनके जन्म हुआ था कहाँ पर, उनका जन्म पटना में हुआ था। चलिए तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, मैक्स मूलर साहब का। आगे की बात बोले तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि मैक्स मूलर ने उपनिषदों, ठीक है, कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया है। तो कठ तथा केन क्या है, उपनिषद है। ठीक है, और ये दो है, कठ और तथा केन, यानी कि दो उपनिषद के नाम है, पहला कठ दूसरा केन, इसलिए यहाँ पे उपनिषदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग उपनिषदों का प्रयोग किया है। तो इसका किस भाषा में अनुवाद किया था, पहला जर्मन, अरबी, संस्कृत, हिंदी। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका होने वाला है वो हो जाएगा क्या, जर्मन में क्या हुआ था, जर्मन में यहाँ पे मैक्स मूलर साहब ने उपनिषदों, कठ तथा केन की किस भाषा में अनुवाद की थी, तो जर्मन में अनुवाद की थी। चलिए, क्योंकि इनका जन्म ही जर्मनी में हुआ था इसलिए। चलिए बोल रहा है क्या कि मैक्स मूलर साहब की मृत्यु कब हुई थी। जी बिल्कुल, तो मैक्स मूलर साहब की मृत्यु कब हो गई थी, पहला 18 फरवरी 1916, सितंबर 1961, फिर 28 अक्टूबर 1900, फिर है 6 दिसंबर
1907। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। कब? 28 अक्टूबर 1900 को यहाँ पर किनकी मृत्यु हुई थी भैया? तो वह हुआ था मैक्स मुलर साहब की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 को। ठीक है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं 1916, इसमें किनका जन्म हुआ था? नलिनी विलोचन शर्मा का। याद रहे 1916 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1961 में। सॉरी 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए तो मैक्स मुलर साहब के बारे में बात करते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1900 ईस्वी में 28 अक्टूबर को। चलिए आगे की बात बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? एक उपाधि थी, पहला कवि की उपाधि, नाइट की उपाधि, गायक की उपाधि, डॉक्टर की उपाधि। इन सभी उपाधियों में से किस उपाधि के लिए रानी विक्टोरिया, जिसका नाम आप सुनते होइएगा क्या, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को बुलाया हुआ था? रानी विक्टोरिया ने बुलाया हुआ था किसको? मैक्स मुलर साहब को बुलाया हुआ था। किस उपाधि के लिए? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है वो नाइट की उपाधि के लिए बुलाया हुआ था मैक्स मुलर साहब को। ठीक है, रानी विक्टोरिया ने। चलिए आगे की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की बात। यहाँ पर देख पा रही होगा क्या बोल रहा है क्या कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो अभी हम आपको बताया था कि वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और यहाँ पर पहला ही ऑप्शन में देख पा रहे हैं क्या कि वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था मैक्स मुलर साहब को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन की अगर बढ़े बात तो बोल रहा है क्या कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु तो 1900 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उनका जन्म कब हुआ था भैया? तो उनका जन्म जो हुआ था वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर साहब का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1900 ईस्वी में हो गई थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? जी बिल्कुल, मैक्स मुलर साहब जो थे उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम जो यहाँ पर आप देख पा रहे होगा कि विलेम मुलर था। क्या है? विलहेल्म। क्या है? विलहेल्म मुलर। ठीक है, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विलहेल्म मुलर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है क्या कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा है और किस देश को माना है भैया? तो वो आपका भारत छोड़कर कौन सा देश हो सकता है भैया? ये राइट ऑप्शन आपका भारत ही होगा, क्योंकि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हमारा ही भारत देश को माना जाता है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं हमारा भारत देश जो है कितना महान है कि इनका नाम जर्मन में रहने वाले लोग भी लिया करते थे और अभी भी लिया करते हैं। इंडिया इंडिया है भैया, इसलिए तो बोलते हैं कि इंडिया इज इंडिया। चलिए बोल एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी एंड हिंदुस्तान की जय हिंद जय भारत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या भारत माता की जय लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए लिखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बोलते हैं क्या कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बालकाय में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? बालकाय कहने का मतलब है कि बालकाल कहने का मतलब है क्या? बाल्यकाल हो गया। ठीक है, बाल्यकाल कहने का तात्पर्य यहाँ पे हुआ कि बालक में जब वो छोटे से बालक थे, छोटे से बच्चे थे, उसी वक्त वो कौन सी भाषा में निपुण हो गए थे और उसी भाषा में कविता को भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर लैटिन भाषा यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सी भाषा में लिखने पर आरंभ किए थे भाई? क्योंकि जानते हैं संस्कृत तो यहाँ पर हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई आप जानते हैं कि जर्मन के लोग थे, संस्कृत उनके लिए क्या था, तो इसलिए लैटिन भाषा वो बालक काल में ही सीख गए थे, बाल काल में, इसलिए वो उसी में कविता लिखा करते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया है? जी बिल्कुल, मैक्स मुलर साहब जो थे इन्होंने संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया है? तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे शायद यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, आंसर टाइपिंग में शायद गलत है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट है क्या कि ये फर्स्ट इसका और सेकंड इसका, इस दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो आप लोग डाउट को क्लियर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा, या फिर हम वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में खुद ही लिख देंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। संस्कृत या लैटिन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो उतना तो अभी थोड़ा सा माइंड से उतर रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का जो अध्ययन है कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? पहला है लिप्जिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की क्या किया था? भाषा का अध्ययन किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बोला क्या कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया हुआ था? ठीक है, तो मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया हुआ था? तो सबसे पहला है यहाँ पे क्या है? सबसे पहला आपका अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच। तो क्योंकि वो एक जर्मनी के रहने वाले थे इसलिए वो ज्यादा क्या थे कि हितोपदेश का ज्यादा भी जितने भी उपनिषद से कुछ भी थे उनका ज्यादातर जर्मनी में ही क्या करते थे? वो अनुवाद करते थे और करवाते भी थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, बोल रहा है क्या, कठ तथा केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूला, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स मूलर होना चाहिए था। मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? पहला अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, जर्मन। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जर्मनी को लेकर ही चलते हैं, बेस्ट होगा। क्या होगा? जर्मनी को ही लेकर चलते हैं, क्योंकि जर्मन में ही वो रहा करते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लिखा हुआ मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मानव की जो सभ्यता है, इस सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? भौतिक ज्ञान को, हाँ भाई पश्चाताय क्या सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक तत्व के ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो भैया यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है वो होने वाला है वैदिक तत्व के ज्ञान को। क्या क्या है? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोल रहा है क्या कि रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? आपको एक बार हम फिर से ऊपर की क्वेश्चन में अगर ले जाएं तो देखिएगा क्या वहां पर लिखा हुआ था कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए मतलब क्या किया था, बुलाया हुआ था? तो वो नाइट की उपाधि के लिए था, और इसी नाइट की उपाधि को वो क्या कर दिए हुए थे? ठुकरा दिए हुए थे। बहुत ही तुच्छ समझकर क्या कर दिए हुए थे? इस पदवी को वो ठुकरा दिए हुए थे। पदवी कहने का मतलब एक सीट था उनके दरबार में, ठीक है। जैसे राजाओं के दरबार में नवरत्न होते थे, मंत्री होते थे, सलाहकार होते थे, उसी प्रकार नाइट भी एक वहां पे क्या था? पदवी था, जिसको मैक्स मूलर साहब ने क्या कर दिया हुआ था भाई? नकार दिया हुआ था कि नहीं भाई ये तुच्छ पद है। चलिए भारत में हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतर किसने किया भैया? तो भारत में हम क्या सीखे? इसके रचयिता तो आप सभी जानते हैं कि मैक्स मूलर साहब है। जानते कि नहीं जी भैया? जानते हैं ना भैया कि इसके जो रचयिता है कौन है? मैक्स मूलर साहब इसके रचयिता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन वो तो जर्मन में लिख के चले गए, लेकिन इस जर्मन भाषा में से हिंदी भाषा में भाषांतर किसने किया था? तो वो किया था भवानी शंकर त्रिवेदी साहब ने। किसने किया था? भवानी शंकर त्रिवेदी साहब ने किया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो देख पाइएगा आप लोग क्या कि विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत। राइट ऑप्शन हम आपको बार बार बताते बताते थक जाते हैं कि भारत ही इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? भारत ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट भारत है। हमारा देश भारत बहुत ही महान है। भारत माता की जय। भारत देश हमारा बहुत ही महान देश है। इसलिए यहाँ पे विश्व में कौन से ऐसे देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा परिपूर्ण कहा है? उसमें भारत का नाम है, क्योंकि भारत को ही उन्होंने क्या कहा है? सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। चलिए 21 की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि नृवंश विद्या का संबंध शब्दार्थ है। नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, प्राणी शास्त्र। शास्त्र लिखा हुआ है, प्राणी शास्त्र होना चाहिए था, ठीक है। मानव शास्त्र। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएगा वो हो जाएगा मानव शास्त्र। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा मानव शास्त्र। निर्वंश विद्या का क्या? नृवंश विद्या का शब्दार्थ है मानव शास्त्र। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो आप सभी देख पा रहे होगा कि 22 नंबर क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो लिखा हुआ है क्या कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन या है? ये क्या लिखा हुआ है भैया? कौन भी भाषा नहीं, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। कौन सी भाषा अहम है? क्या है? सबसे अहम है। तो वो दिया गया है भैया संस्कृत को भी सबसे अहम दिया गया है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक का जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें सबसे प्राचीन क्या है? संस्कृत ही है, और उसको सबसे अहम भी कहा गया है, माना गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होगा कि 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? जी बिल्कुल, कौन? चलिए तो बढ़ाते हैं क्वेश्चन को आगे की ओर। बोला गया कि मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो वो भी संस्कृत को ही कहा है, और इसको सबसे ज्यादा अहम भी दिया है। आपके ऊपर के क्वेश्चन में बता चुके हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि देख रहे हैं भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भैया हम बार बार आपको बता रहे हैं कि संस्कृत। आप लोग याद कर लीजिए कि संस्कृत ही राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात हटाए, चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे बोल रहा है क्या कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? पहला है वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ पे एक बुंदा छूट गया है, ठीक है। क्या छूट गया है? थोड़ा सा छोटा सा एक बुंदका होता है यहाँ पे। कहाँ होता? ये नहीं, बार बार नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। हाँ चलिए ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स पहला है, सर विलियम जोन्स, फिर है संत पॉल, फिर जनरल कनियम। क्या है? तो राइट ऑप्शन जो आपका यहां पर दिखने वाला है वो हो जाएगा क्या? वारेन हेस्टिंग्स। जी बिल्कुल राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। हम बुंदका लगा दिए हैं। वारेन हेस्टिंग्स भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाई वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे कौन था? एक यहाँ पे थोड़ा सा देखिए डिफॉल्ट ये है कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो वारेन हेस्टिंग्स कौन थे यहाँ भाई? जनरल थे, भारत के जनरल थे, ठीक है। और फिर दूसरा है आपका यहाँ पर देख पाइएगा क्या? सर विलियम जोन्स।
फिर तीसरा है आप लोग का संत पॉल, फिर है चौथा जनरल का नियम। ठीक है, का नियम। राइट ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहिएगा आप लोग, सर विलियम जोन्स की तरह ही भारत के स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो क्या कर सकते हैं, भारत को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक ले है? तो 4000 वर्ष है, 3000 वर्ष है, 5000 वर्ष नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में है 1000 वर्ष है। और कोई यहाँ पे क्या करते हैं, कितने लोग जो होंगे यहाँ पर कहेंगे कुछ सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन है, मतलब कि जो सबसे बड़ा वाला आएगा, 1 2 3 4, क्या है, तो 4 को जो होगा उसको ऑप्शन को हम टिक मार के चले जाएंगे। तो भैया ये हो जाएगा आपका गलत। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे कालों से है? वो है आपका 3000 साल से। 3000 कितने? 3000 लंबे कालों से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिर आ गया, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? भैया मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से है। अब कितना आदमी सोचेगा क्या कि प्राणी विज्ञान और मानव विज्ञान में क्या फर्क है? तो भैया प्राणी यहाँ पर तो सभी हैं। क्या है? कीड़ा मकोड़ा जानवर जो भी है सब प्राणी है, लेकिन मानव की श्रेणी में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं। ठीक है, इंसान को मानव कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे फिर छूट गया, यहाँ पे देखिए वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी यहाँ पे नहीं देना था, वारेन हेस्टिंग्स था कौन? फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, फिर है महान दार्शनिक, फिर है प्रसिद्ध समाज सुधारक। राइट ऑप्शन जो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा वो है क्या? भारत का गवर्नर जनरल थे। वो क्या थे? गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दारिस क्या है? पूछ दिया ना भैया, दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। क्या है? सोने का प्राचीन कालीन सिक्का दारिस है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो जो है उसका संबंध किस देश से है? पहला इटली, स्पेन, भारत, यूनान। राइट ऑप्शन जो यहां पर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटो का संबंध किस देश से है भैया? तो प्लेटो का संबंध है आपका यूनान से। किससे है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध है यूनान से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां पर तो देख पड़ेगा क्या बोल रहा है, क्या कि सहनामा का रचना काल है। सहनामा जो है, शाहनामा, इसके जो रचना काल है, रचना काल कब हुई थी? 7वां 8वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी, 4वीं 5वीं शताब्दी, फिर है पौधी 6ठी शताब्दी। क्या है? पौधी कैसा है? 5वीं होनी चाहिए थे। हाँ भाई पौधी 5वीं। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो आपका देखिएगा वो 10वीं 11वीं सदी में क्या हुआ था भैया? शाहनामा रचना काल का समय क्या है? शाहनामा जो रचित हुआ था उसके रचना काल का समय क्या है? 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा रचित हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मुंडा किस देश की जनजाति है? जी बिल्कुल, मुंडा किस देश की जनजाति है? पहला मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? भारत ही राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है? जी बिल्कुल वही बात है क्या कि संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन के किस रूप में मिलता है भैया? तो वो यहाँ पे एग्रिश है, अग्रिश है, इग्निश है, ओग्रिश है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? इग्निस के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? इग्निस के रूप में। किसके रूप में? इग्निश के रूप में मिलता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? जी बिल्कुल, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? पहला 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या कि सर विलियम जोन्स ने, जी बिल्कुल, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में की थी। और उन्होंने भारत के बारे में कुछ ऐसे ऐसे सपने देखे थे जिसी के कारण उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है भैया? तो वो है सर विलियम जोन्स की जैसे। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो आप सभी देख पा रहे होगा कि 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर भैया युवा अंग्रेज अधिकारी जो थे ना उसी के लिए क्या हुआ था? भारत से हम क्या सीखे जो पाठ में है इसमें नए सिकंदर जो हुआ था किसके लिए प्रयोग हुआ था? ये विशेषण जो किसके लिए प्रयोग किया गया था? ये किया गया था भैया आपके युवा अधिकारियों के लिए। लेकिन किसके अधिकारी के लिए? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहिएगा कि प्रत्न मानव, जी बिल्कुल, प्रत्न मानव का अर्थ है क्या है? प्राचीन मानव, लघु मानव, महामानव होना चाहिए था, निर्धन मानव। तो भैया यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्राचीन मानव आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गया हम लोगों के बीच। चलिए एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लिए इस क्वेश्चन का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना होगा तो आप लोग रोक के ले सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि हकर्स, जी बिल्कुल हकर्स थे, कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगभर्ग, अरे यार क्या लिखा हुआ है, भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री है, फिर प्राणी वैज्ञानिक है, ठीक है, फिर है पुरात, लिखा भी नहीं दिख रहा है, हाँ पुरातत्वविद, क्या है, पुरातत्वविद्य थे, कौन थे भैया? तो वो थे आपके हकर्स साहब जो थे, वो कौन थे आपके? वनस्पति वैज्ञानिक थे, कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक, मतलब वही पेड़ पौधों के बारे में जानने वाले। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पा रहिएगा आप लोग क्या कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था, किसने? तो भी हम आपको बार बार बोल चुके हैं कि स्वामी आगे लगे रहने से आप टिक मारकर नहीं चले आइएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वामी सहजानंद है, स्वामी भाचार्य है, स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद है, तो आखिरी में नंद और शुरू में स्वामी देखकर अगर मारिएगा तो आप लोग कहीं मार के चले आइएगा स्वामी दयानंद पे, तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि मारना तो आप लोग को किस पे है? स्वामी विवेकानंद पे है, क्योंकि मैक्स मूलर साहब को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था? पहला रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विठलनाथ, फिर है कालिदास, फिर है मैक्स मूलर साहब ने। तो किसने किया था? राइट ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा आपका मैक्स मूलर। ये तो कोई भी देख के बता देगा क्योंकि अभी उन्हीं का पार्टनर चल रहा है जी। चलिए आगे बढ़िए, हिम्मत है तो जब हम सबको मिक्स करके जब लाएंगे, मिसलिनियस जब लाएंगे हम क्वेश्चन, तब आप लोग बता के दिखाइएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो देखिएगा क्या बोला कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? किसे मिला था भैया? तो वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। मैं यहाँ पे लिखा गया है, ये आप लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा। वो लिखना क्या है? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था भैया? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला हुआ था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग ऐसे लिखा था। चलिए आगे और बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो लिखा हुआ है कौन प्राचीनतम भाषा है? जी बिल्कुल, कौन प्राचीनतम भाषा है? यहाँ पर देख पा रहिएगा आप लोग क्या कि क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। तो कौन प्राचीनतम भाषा है? निम्नलिखित में से कौन है? पहला हिंदी, मराठी, संस्कृत, उर्दू। तो क्यों भाई माथा फोड़े हम हिंदी पर जाकर, मराठी पर जाकर, उर्दू पर जाकर? राइट ऑप्शन जब हमारा संस्कृत यहाँ पे पड़ा हुआ है चुपचाप, तो उस पर जाकर टिक लगाकर अपन चुपचाप से 1 नंबर कन्फर्म कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। और आज ये जो चैप्टर 3 था, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखे, ये आज पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें से अगर कहीं से भी एक भी ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपके बीच लेकर लाकर रख चुके हैं। चलिए मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा आप लोग से नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।